आप अच्छे से हो गए, है ना। और बराबर आपके पास वीडियो अपलोड होके पहुंच रहा है, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, है ना, तो एक दूसरे को जो भी कनेक्शन है आप लोग का उनको बताइए कि ये चैनल चालू है, इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश ट्यूटोरियल बाय सोनू सर के चैनल से आप जुड़ जाएं, आपको बढ़िया से बढ़िया शिक्षा वहाँ पे मिल रहा है, हम लोग उसी से पढ़ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, और जो स्टूडेंट्स अभी तुरंत चैनल को खोले हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब से करना ना भूलें, है ना। तो अब देखिए कुछ बच्चे का कमेंट्स आया था सर कि सेंटेंस पढ़ा दीजिए आप, है ना, सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, यानी वाक्य और उनके प्रकार। तो देख रहे हैं जिस तरह से आपका हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, वाक्य तथा उनके प्रकार, है ना। अब देखिए कहता है कि डायरेक्ट सेंटेंस करेंगे तो सेंटेंस कहाँ से बना, है ना, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप नोटबुक निकाल कर है ना, नोटबुक निकाल कर लिखना शुरू कर दें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नोटबुक से नहीं लिख पाते हैं। आप चैनल कभी भी देख रहे हो, लाइव तो चल नहीं रहा है, लेकिन जब भी आप, है ना, ऑन करें यूट्यूब चैनल, आप इंग्लिश ट्यूटोरियल को जब सर्च करते हैं आपके पास आता है, तो प्लीज आप नोटबुक पे नोट करना शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद में सेल्फ स्टडी कीजिएगा, फिर आप देखिएगा क्या अंतर आया है आप में। तो आइए बिना देरी किए हुए, है ना, चैप्टर को शुरू करते हैं। तो अब कहता है सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, वाक्य और उनके प्रकार। तो कहता है अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला, यानी अल्फाबेट कितने होते हैं, अल्फाबेट तो एक ही होता है डियर, वर्णमाला कितने होते हैं, एक होते हैं। बहुत सारे लोग अल्फाबेट का मतलब समझ जाते हैं कि, है ना, 26 हो जाता है। जी नहीं, आप गलती करते हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं, एक ही होता है। अल्फाबेट की हिंदी मीनिंग होती है वर्णमाला। तो वर्णमाला कितने डियर स्टूडेंट्स, एक हैं। तो कहता है अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला यानी अल्फाबेट में कुल, अब लेटर्स पूछेगा तब आपको बोलना है 26 लेटर्स, है ना। तो अल्फाबेट कितने हुए, एक, उसमें लेटर कितना आता है, वो होता है डियर स्टूडेंट्स 26 लेटर्स होते हैं। दो क्वेश्चन इसी में से आ गया, इसलिए मैं बोलता हूँ डेप्थ एनालिसिस करता हूँ। अल्फाबेट कितने हुए, एक, लेटर्स तो आप जानते थे लेकिन उसमें कंफ्यूजन था कि लेटर्स के हैं या अल्फाबेट के हैं। तो अल्फाबेट एक होता है जबकि लेटर्स आपके 26 होते हैं, है ना। तो कहता है अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला यानी अल्फाबेट में कुल 26 लेटर्स होते हैं। इन सभी लेटर्स को दो वर्गों में विभाजित किया गया, आप भी जानते हैं, है ना, कि 26 लेटर्स हैं, उसमें से दो भाग में बांटा गया। आप जानते हैं जो लिखा हुआ है, लेकिन मेरा काम क्या है डियर, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बेसिक टू अपर लेवल जाऊंगा। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी ये उपयोगी रहेगा, बड़े बच्चे जो जान रहे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, तो दोनों में किसी के लिए भी घाटा वाला चीज नहीं है ना। तो कहता है कि 26 लेटर्स हैं, उसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो कैटेगरी आपका हो गया स्वर, जिसको हम लोग वॉवेल्स बोलते हैं। आप जानते हैं वॉवेल्स कितने होते हैं, 5, और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21। अब देखिए कहता है कि वॉवेल्स क्या होता है, वॉवेल की हिंदी मीनिंग स्वर होती है। कहता है जिन लेटर्स को बोलने में किसी अन्य लेटर की आवश्यकता नहीं होती, यानी, है ना, किसी पे डिपेंडेंट वो नहीं होते हैं, है ना, तो उन्हें वॉवेल्स कहते हैं। एक बार फिर से, जिन लेटर्स को बोलने में किसी अन्य लेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें वॉवेल्स कहते हैं। और कितने वॉवेल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, अंग्रेजी भाषा में कुल 5 वॉवेल होते हैं। बताने की जरूरत नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट लग रहा हो कि बहुत सिंपल उठा दी सब्जी। जो एकदम कमजोर है, जो नहीं जान रहे उनके लिए भी है, और जो जान रहे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो 5 वॉवेल्स हो गए, ए, ई, आई, ओ, यू। 5 वॉवेल्स हो गए डियर स्टूडेंट्स, कितने, ए, ई, आई, ओ, यू। 3 क्वेश्चन यहाँ तक आ गया। अल्फाबेट कितनी है, 1, लेटर्स कितने, 26, वॉवेल्स कितने, 5। कौन कौन, ए, ई, आई, ओ, यू। अब आइए व्यंजन,
जिसको हम लोग कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। कहता है जिन लेटर्स को बोलने में वॉवेल की आवश्यकता पड़ती है उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। यानी वॉवेल को किसी भी दूसरे लेटर से हेल्प लेना नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्सोनेंट को हेल्प लेना पड़ता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की हिंदी मीनिंग होती है व्यंजन। अब कहता है अंग्रेजी भाषा में कुल कितने कॉन्सोनेंट है डियर स्टूडेंट्स, 26 में 5 वॉवेल हो गया तो 21 बच गए क्या, कॉन्सोनेंट हो गए। फिर कहता है कौन कौन हो गए, तो बताने की जरूरत नहीं, ऐसे लिखते बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो गए आपके कॉन्सोनेंट। अब कहता है ये तो हमने सीख लिया कि वर्णमाला एक होते हैं, लेटर्स 26 होते हैं। अब 26 लेटर्स को भी दो पार्ट में बांटा गया है, और वो दो पार्ट हो गए, एक वॉवेल, जो वॉवेल की संख्या 5 होती है, दूसरा हो गया आपका कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है। अब जाके जब लेटर्स मिलेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, वर्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखते हैं वर्ड्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो कहता है आपका वर्ड्स का मतलब होता है शब्द, तो कहता है वर्ड का निर्माण लेटर्स के मिलने से होता है ना। यानी लेटर्स ग्रुप में रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना, कि ये वर्ड फॉर्म कर सकता है। लेकिन लेटर्स भी रहेगा, उसके लिए क्या किया गया है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स हो लेकिन कोई ना कोई मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है तब वो वर्ड्स हो सकता है। अगर जो कोई मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो वर्ड्स नहीं होगा, सिर्फ ग्रुप रहेगा। लेकिन वर्ड्स का डिफिनेशन क्या कहता है आपका, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज सम मीनिंग, दैट हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। उसी को हिंदी में कह दिया लेटर्स का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सार्थक मीन्स होता है मीनिंगफुल, सार्थक मीन्स क्या होता है, मीनिंगफुल। अगर जो लेटर्स है ग्रुप में और वो कोई ना कोई मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है तब वर्ड होगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए वर्ड मिलेंगे, पहले छोटे छोटे लेटर्स, लेटर्स जब ग्रुप में मिलते हैं तो क्या बनता है, वर्ड्स। अब वर्ड्स ग्रुप में मिलेगा तब जाके क्या बनाएगा, सेंटेंस बनाएगा। तो सेंटेंस को समझाने के लिए हमने अल्फाबेट से उठा दिया। अल्फाबेट एक होती है, लेटर्स 26 होते हैं, 26 में 5 वॉवेल्स हो गए और 21 कॉन्सोनेंट हो गए। उसी में एक चीज और क्या पढ़ना होता है ना आपका, उसी में एक हम लोग अपने मन से ये क्या करते हैं, सेमी वॉवेल भी करते हैं। तो सेमी वॉवेल की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और वो 2 सेमी वॉवेल कौन कौन है डियर स्टूडेंट्स, डब्ल्यू वाई। 2 सेमी वॉवेल कौन कौन है डियर स्टूडेंट्स, डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल में। लेकिन मान के चलिए हम लोग बस ये दोनों चलते हैं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में। लेकिन जानकारी क्वेश्चन कभी आ सकता है सेमी वॉवेल कितने होते हैं, तो इसको 2 बोला जाता है, डब्ल्यू और वाई। सेमी वॉवेल का मतलब होता है अर्ध स्वर, ना ही पूरा स्वर की गिनती में, ना ही पूरा व्यंजन की गिनती में आएगा आपका सेमी वॉवेल। डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल बोला जाता है। वर्ड हमने पढ़ लिया, अल्फाबेट पढ़ लिया हमने, लेटर्स पढ़ लिया, वॉवेल्स के बारे में जानकारी ले लिया हम लोगों ने, कॉन्सोनेंट्स के बारे में जानकारी ले लिया। अब चलेंगे हम लोग सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। इसलिए बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पे बने रहिए, आपको डेप्थ एनालिसिस मिलेगा। शुरू में तो आपको पता नहीं चलेगा किस ढंग के टीचर है, नए नए अभी यूट्यूब पे चैनल बनाए हैं तो कैसा पढ़ाते होंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप चैनल को जरूर खोल के देखिए, अच्छा लग रहा तो आप इस चैनल पे बने रहिए, अन्यथा आपके मन में जो सवाल उठे वो कर सकते हैं, है ना। तो चैनल को जरूर सर्च कीजिए, है ना, और नोट जरूर तैयार कीजिए। नोटबुक तैयार करेंगे तो कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको दिक्कत नहीं होने जा रही है। इस चीज को आप ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स। तो इसको, है ना, मैं इरेज करता हूं, है ना, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं जल्दी। आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, वर्ड्स हमने पढ़ लिया है ना, सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए वर्ड्स की, है ना, बहुत ही आवश्यकता होती है। बिना वर्ड्स के आप सेंटेंस का फॉर्मेशन कर नहीं सकते हैं, और बिना लेटर्स के आप वर्ड का फॉर्मेशन कर नहीं सकते हैं। तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। तो हम लोगों ने लेटर्स पढ़ लिया 26 होते हैं, है ना, वॉवेल्स पढ़ लिया 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट पढ़ लिया हमने कि वो क्या होते हैं 21। उसके बाद ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज सम मीनिंग इज ए कॉल्ड वर्ड, है ना, यानी इज कॉल्ड अ वर्ड। यानी कहता है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कुछ मीनिंग प्रोवाइड कर रहा हो उसे तब जाके वर्ड का फॉर्मेशन होता है।
अब देखिए सेंटेंस कैसे हम लोग करेंगे। तो सेंटेंस की हिंदी मीनिंग वाक्य होती है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट या विच एक ही है जिसका मतलब जो होता है ना, दैट या विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी शब्दों के ऐसे समूह जिससे निश्चित या परिपूर्ण अर्थ निकलता हो, यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट है ना मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो लेकिन जब तक कंप्लीट सेंस नहीं देगा वो सेंटेंस नहीं कहला सकता है, यानी शब्दों के ऐसे समूह जिससे निश्चित या परिपूर्ण अर्थ निकले सेंटेंस कहलाता है। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, इसका हिंदी मीनिंग हो गया सूरज पूरब में उगता है। दिस इज ए 2 बेडरूम फ्लैट, यह फ्लैट जो है 2 बेडरूम का है। अगर जो दे देता आपका है ना राम ए बॉय इज, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आपको बता दिया गया है ना ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो लेकिन जब तक कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा हो तो वो कभी सेंटेंस कहला नहीं सकता है। तो ये सीख लेना है आपको स्टूडेंट्स। लेटर्स है ना, वर्ड कैसे फॉर्मेशन और ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा, जैसे ये दे रहता है बाई ओ बी, ये कोई लेटर्स तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है लेकिन कोई वर्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर जो यही रह जाता बी ओ बॉय तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स भी है और सेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसी ढंग से ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, शब्दों का ऐसा समूह जिससे परिपूर्ण निश्चित अर्थ निकलता हो सेंटेंस कहलाता है। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस में चलते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स? 5 होते हैं आपके। तो नंबर 1 हो गया स्टेटमेंट के लिए, इसी को असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है या इसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। डिक्लेरेटिव बहुत पुराना ये हो गया है, अभी हम लोग फिलहाल नए में पढ़ते हैं स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस। तो इसको देख लेते हैं, इसका हिंदी होती है विधिवाचक वाक्य या कथन, विधिवाचक वाक्य या कथन है ना। स्टेटमेंट कहिए, असर्टिव सेंटेंस कहिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहिए, इसका मीनिंग होता है विधिवाचक वाक्य या कथन। दूसरा आपका हो गया क्वेश्चन कहिए या उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहिए, इसका मतलब होता है प्रश्नात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा काइंड हो गया आपका कमांड, जिसको हम लोग दूसरे नाम से इंपरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसका मतलब या तो आज्ञावाचक वाक्य कहिए या तो आदेशात्मक वाक्य कहिए। फिर कहता है नंबर 4 एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन है आपका तो कुछ एक्सक्लामेशन कहिए या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहिए, जिसका मतलब हो जाता है आपका विस्मयादि बोधक वाक्य। जिसका मतलब क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट? विस्मयादि बोधक वाक्य। और लास्ट आपका हो गया ऑप्टेटिव या ऑप्टेटिव सेंटेंस कहिए, जिसका मतलब होता है इच्छा बोधक वाक्य, जिसका मतलब होता है इच्छा बोधक वाक्य। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, सेंटेंस को डिफाइन कर दिया, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, शब्दों का ऐसा समूह जिससे परिपूर्ण अर्थ निकलता हो वह सेंटेंस कहलाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं। नंबर फर्स्ट आपको बताया गया, चाहे उसको स्टेटमेंट कहिए, चाहे उसको असर्टिव सेंटेंस कहिए या चाहे उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहिए, उसका मतलब हो जाता है विधिवाचक वाक्य या कथन होता है। नंबर 2 आपको बताया गया क्वेश्चन कहिए या उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहिए, इसका मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य होता है। नंबर 3 आपको बताया गया है ना, कमांड कहिए या उसी को कहिए आप इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य। नंबर 4 आपको दिखा गया है, बताया गया है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, चाहे उसको एक्सक्लामेशन कहिए, उसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। और नंबर 5 जो आपको बताया गया ऑप्टेटिव या ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा बोधक वाक्य, है ना, इच्छा बोधक वाक्य। तो इस प्रकार से काइंड हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, हर एक चीज को डेप्थ एनालिसिस आपको मिलने जा रहा है इस चैनल पे। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट इस चैनल पे है ना रहकर सीख सकते हैं, घर बैठे आप सीख सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा आप कोचिंग में पैसा खर्च कर देंगे, यहाँ तो कोई पैसा आपसे लिया नहीं जा रहा है, बस बोला जा रहा है कि अगर जो आपको अच्छा लग रहा हो तो दूसरे स्टूडेंट्स को जोड़ें, अपना जो ये लिंक जो है वो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, है ना। बस इतना आपसे मैं हेल्प मांग रहा हूँ, इतना भी नहीं कर सकते आप डियर स्टूडेंट्स।
फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यानी मैं समझूंगा कि आप मुझसे नाराज हैं, है ना। लेकिन अगर जो कुछ हेल्प कर सकते हैं तो आप वही कीजिएगा, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स लोगों को कन्विंस कीजिएगा, आप उनको बोलिएगा एक चैनल इस बार जरूर देखो एक बार, फिर आपको समझ में आ जाएगी। डेप्थ एनालिसिस चलेगा, सेंटेंस हम लोगों को पढ़ाना था तो एकदम अल्फाबेट से हम लोगों ने राइज किया, ताकि कमजोर स्टूडेंट्स जो पिछला नहीं जान रहे हैं वो भी जान लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, है ना, यहाँ पे ये कर लेंगे, इसके बाद में अरेंज करके इसके सब काइंड्स को ये करता हूँ। आप नोटबुक जरूर तैयार करें, नोटबुक जब तक तैयार नहीं करेंगे आप अच्छा स्टूडेंट्स नहीं बन सकते, अच्छा लर्नर बन नहीं सकते। तो प्लीज इसका नोट भी आप तैयार करते चलेंगे। जिनको कोई अगर जो दिक्कत होगी तो कमेंट्स कर दीजिएगा कि सर इसको फिर से रिपीट कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स बेचारे बहुत अच्छे हैं, वो कमेंट पूछ कर आंसर ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना। जल्द से इसको ये कर लेते हैं, है ना, फिर इसको मैं अरेंज करके इसका डेप्थ एनालिसिस करता हूँ। आइए फर्स्ट काइंड देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना, जो अभी भी चैनल पे जुड़े हैं, अभी भी चैनल को देख रहे हैं, है ना, तो प्लीज आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ये देखते हैं फर्स्ट काइंड था आपका सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस। पीआईसी को स्टेटमेंट कहा जाता है, पीआईसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जबकि इसकी हिंदी मीनिंग होती है डियर स्टूडेंट्स विधिवाचक वाक्य। कहता है सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट और एन असर्टिव सेंटेंस। इसी को दूसरे ढंग से डिफाइन कर सकते हैं, द सेंटेंस व्हिच सेज, स्टेट्स, डिक्लेयर्स समथिंग इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट और एन असर्टिव सेंटेंस। यानी ऐसे निकलता है कि ऐसे वाक्य को जिसमें कुछ कथन हो उसी को स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कोई ऐसे वाक्य जो कुछ कहता है ना। स्टेट्स मींस भी कहना होता है, सेज मींस भी कहना होता है, डिक्लेयर मींस भी घोषित करना ही होता है। यानी कहने के सेंस में कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है तो वो कथन कहलाता है आपका, है ना। तो ये कहता है कि ऐसे वाक्य इसमें कुछ कथन हो, स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब कहता है स्टेटमेंट के अंत में फुल स्टॉप अवश्य रहता है, पॉइंट में लिख दिया गया है डियर स्टूडेंट्स। आपको है ना दिक्कत नहीं होने के चलते पॉइंट्स में लिख देते हैं कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी सीख सकते हैं चैनल पे। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, मैंने अपना चैनल नया स्टार्ट किया है, लेकिन अगर जो आप लोग को अच्छा लगना शुरू हो जाए, चैप्टर वाइज आपका वीडियो अपलोड होते रहेगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, you need only to worry that how will you able to mention these things in your notebook। केवल आपको टेंशन ये लेना है कि आप इन सब चीजों को नोटबुक में कैसे नोट करें। बार बार आप यूट्यूब खोल कर नहीं देखेंगे, लेकिन नोटबुक अगर जो आपके सामने रहेगा तो वो देख सकते हैं। तो स्टेटमेंट के अंत में फुल स्टॉप अवश्य रहता है, और ऐसे वाक्य में साधारणतः पहले सब्जेक्ट आता है, तब वर्ब आता है, तब ऑब्जेक्ट आता है ना। इसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एसबीओ लिख दिए हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा स्टेटमेंट में, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, इसी को बोलते हैं एसबीओ। अब कहता है स्टेटमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। अब स्टेटमेंट भी दो प्रकार का होता है डियर स्टूडेंट्स। कोई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन नहीं रहने के चलते ही मैं सारे पॉइंट्स को डिटेल्स में बता रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आप 2 दिन करके देखेंगे, जो नेट प्रॉब्लम आपके पास है तो 2 दिन करके वीडियो को देखेंगे, लेकिन घबराने का नहीं डियर स्टूडेंट्स। ऐसा काम करें कि एक बार में ही सारा जो है माइंड में आ जाए। तो यही हो गया। स्टेटमेंट के भी 2 काइंड होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट, नेगेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, अफर्मेटिव नेगेटिव भी बता देते हैं। जी नहीं, अफर्मेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट्स के 2 पार्ट है। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, जबकि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, है ना। नोटबुक पे लिखते चलेंगे डियर स्टूडेंट्स। आप जब भी अपना YouTube चैनल खोलें, इंग्लिश ट्यूटोरियल बाय सोनू सर, अगर जो आपको जानकारी हो, है ना, नया चैनल अभी स्टार्ट किया गया है, लेकिन आप लोग को देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स से बहुत अच्छा, है ना, हेल्प किया है। मुझे बहुत आगे पढ़ाने में भी हेल्प कर रहे हैं। आप लोग भी जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, चैनल जरूर अच्छा लगेगा। मैं वादा के साथ कहता हूँ आपको चैनल अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपको मैं शुरू से अंत तक बताने जा रहा हूँ। छोटा छोटा चीज से लेकर बड़ा बड़ा पॉइंट तक डिस्क्राइब कर दूंगा। ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट में मिस कर दूंगा, है ना। तो नोटबुक पे करें, फिर देखिए अफर्मेटिव नेगेटिव करेंगे, फिर अगला काइंड को समझाएंगे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप डायरेक्ट, है ना। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं स्टेटमेंट के 2 काइंड्स कौन कौन थे उसको देखते हैं, है ना।
देखिए अफर्मेटिव स्टेटमेंट किसको कहते हैं? द स्टेटमेंट विच अफर्म्स, अफर्म्स का मतलब होता है स्वीकार करना। अफर्म्स का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? स्वीकार करना। अफर्म्स समथिंग इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव स्टेटमेंट, यानी जो वाक्य हाँ में होते हैं, हाँ का मतलब स्वीकारना। तुम बाजार जाओगे, मेरे लिए भी सामान लेना, हाँ जाएंगे लेते आएंगे, तो वो आपका अफर्म करना हो गया, स्वीकारना हो गया। या स्वीकारते हैं, उसे स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी अफर्मेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य या कथन। जैसे एग्जांपल देखें, मोहन ईट्स स्वीट्स, मोहन मिठाइयाँ खाता है। सोनू सर इज टीचिंग इंग्लिश, सोनू सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी हाँ वाला चीज है इसमें, है ना। अब देखते हैं दूसरा नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य होता है। द स्टेटमेंट विच डिनाइज, डिनाइज का मतलब होता है इनकार करना, मना करना। डिनाइज का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इनकार करना, मना करना। द स्टेटमेंट विच डिनाइज समथिंग इज कॉल्ड अ नेगेटिव स्टेटमेंट। जो वाक्य नहीं में होते हैं या डिनाइज यानी नकारते हैं, इनकार करते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट कहलाते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य या कथन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मोहन डज नॉट ईट स्वीट्स, मोहन मिठाइयाँ नहीं खाता है। लता डज नॉट ड्रा अ पिक्चर, लता जो है तस्वीर नहीं बनाती है। इसलिए बोलते हैं डेप्थ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस। किसी भी चीज को हम लोग थोड़ा सा समय लगे, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। कछुआ और खरगोश की कहानी आप जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं। इसलिए कोई काम धीरे धीरे ही करिए, लेकिन लगातार कीजिए, कंटिन्यू कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसीलिए कहते हैं डेप्थ एनालिसिस कीजिए, समय थोड़ा सा लगे तो लगे, लेकिन पूरा चीज सीख के रहिए। इस प्रकार से अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया खत्म। अब हम लोग चलेंगे किसकी दुनिया में? क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब इसको मैनेज करता हूँ डियर स्टूडेंट्स। प्लीज आप चैनल को अगर जो भी देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही अच्छा चैनल है ये आपका सिखाने का। आप अगर जो शुरू से वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये चैनल कैसा है। इंग्लिश ट्यूटोरियल बाय सोनू सर। अब जल्दी करें इसको, मैं करता हूँ ये। आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं सेकेंड काइंड आपका सेंटेंस का। या तो इसको क्वेश्चन बोला जा सकता है, या तो इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जा सकता है। आपको कहीं भी दिक्कत होगी कोई कमेंट आप कर दीजिएगा कि सर इस टॉपिक को फिर से आप समझाएं, मैं विदाउट एनी हेजिटेशन आपका रिप्लाई कर दूंगा या फिर बता दूंगा चैप्टर को। अभी तक कोई खास प्रॉब्लम नहीं है कि स्टूडेंट्स का, है ना। अगर जो होगा उसको तो कमेंट आप कर देंगे, मैं हर कमेंट को देखता हूँ, रिप्लाई जरूर करूंगा, है ना। तो क्वेश्चन किसमें बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहिए या क्वेश्चन। ए सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी वैसे वाक्य जिनके द्वारा प्रश्न पूछा जाए, है ना, प्रश्न पूछा जाए तो उसे क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसका नाम ही दिया गया है प्रश्नात्मक वाक्य, जिसका नाम ही दिया गया है प्रश्नात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य, यानी वैसा वाक्य जो प्रश्न पूछता हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। फिर कहता है ऐसे वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। अगर आप नोट ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे, आपका सही बना हुआ भी गलत हो सकता है डियर, है ना। इसलिए क्वेश्चन कभी भी रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आप लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन जरूर डालेंगे। अगला देखते हैं एग्जांपल, इज दिस ए बुक, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या यह एक किताब है। आर दे हैप्पी, क्या वे लोग खुश हैं। तो इसमें नोट दिया गया डियर स्टूडेंट्स, इन दो वाक्यों को यस नो क्वेश्चंस कहते हैं, क्योंकि इनके उत्तर यस नो में दिए जा सकते हैं। अगर जो पूछ देगा इज दिस ए बुक तो यस भी हो सकता है, इज दिस ए बुक तो नो भी हो सकता है आपका। आर दे हैप्पी यस भी हो सकता है, आर दे हैप्पी नो भी हो सकता है। उसी ढंग से इज ही इल यस भी कर सकते हैं, इज ही इल नो भी कर सकते हैं, यानी जिनके उत्तर यस नो में दिए जा सकते हैं उनको बोला जाता है यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चंस ये हो गए आपके। फिर कहता है दूसरा एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, जिनके उत्तर यस नो में नहीं दिए जा सके, जिनके उत्तर यस नो में नहीं दिए जा सके वो कहलाते हैं आपका WH क्वेश्चंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? WH क्वेश्चन। तो WH वर्ड कहिए, WH क्वेश्चन कहिए। व्हाट को बोला जाता है व्हाई, whom, who, where, which, when, whose तथा how से शुरू होता है WH क्वेश्चन। हाउ आर यू तो आप कैसे हैं। आई एम क्वाइट वेल थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ धन्यवाद। इसमें यस नो नहीं लगाया सकता। हाउ आर यू तो आई एम नॉट, इसमें नहीं लगा सकते आप। उसका क्वेश्चन का जवाब भले दे सकते हैं नेगेटिव में, है ना,
लेकिन कहता है इनके उत्तर यस नो में नहीं दिए जा सके, उसे WH क्वेश्चंस कहते हैं। हाउ आर यू, तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम फाइन, आई एम क्वाइट वेल, जिसके उत्तर जो है यस नो में नहीं दिए जा सके उसे बोलते हैं WH क्वेश्चंस। ये पॉइंट को नोट करेंगे, नोटबुक पे आप जरूर नोट कर चले। अगर जो भी चैनल आप देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला आपका हो जाएगा है ना कमांड या इंपरेटिव सेंटेंस, इसको मैं इरेज करता हूं, है ना। आइडियल स्टूडेंट्स, है ना। थर्ड देखते हैं हम, थर्ड काइंड्स हो गया कमांड से, इसी को दूसरे नाम से जानते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस। कमांड या इंपरेटिव सेंटेंस इसका मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य या आदेश सूचक वाक्य, यानी आदेश देने वाला। कहता है ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट, एन एडवाइस, a command etc is called a command or an imperative sentence। उसी को हमने हिंदी में लिख दिया, जिन वाक्यों से आदेश, अनुरोध यानी रिक्वेस्ट, सलाह एडवाइस, निषेध का मतलब मनाही जिसको बोलते हैं, प्रोहिबिशन जिसको बोलते हैं, रोकना जिसको बोलते हैं, इनकार करना जिसको बोलते हैं, मनोकामना यानी गुड विशेष आपका आदि का भाव व्यक्त होता है, उन्हें कमांड्स या इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन, है ना। यानी जिस सेंटेंस से आदेश, अनुरोध, सलाह, निषेध, मनोकामना आदि का भाव व्यक्त होता है उन्हें कमांड से इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कम हेयर तो ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया, बी केयरफुल एडवाइस हो गया, सावधान रहिए, मे यू बी हैप्पी, है ना, भगवान करे कि तुम खुश रहो, तो ये मनोकामना हो गया। प्लीज डू इट, प्लीज इसमें लग गया, काइंडली इसमें लग गया, वो क्या हो गया आपका रिक्वेस्ट वाला चीज हो गया। प्लीज काइंडली कभी भी देखिए वो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो जाएगा, यानी अनुरोध हो रहा है। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, है ना, वहां मत जाओ, तो वो हो जाएगा आपका प्रोहिबिशन जिसको बोलते हैं, इसलिए बगल में ले दिया प्रोहिबिशन, मनाही जिसको बोलते हैं, रुकावट। तो इसमें नोट भी दिया गया है, ऐसे सेंटेंस में यू साधारणतः छिपा रहता है, यानी आगे में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है डियर स्टूडेंट्स, यू रहता है। आगे में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है डियर स्टूडेंट्स, यू हाइड रहता है। जब आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ेंगे तब उसमें इसका प्रयोग आपको मिलेगा, है ना। तो कहता है आगे में कुछ नहीं रहता है तो यू हाइड रहता है। तो ऐसे सेंटेंस में यू साधारणतः क्या रहता है, छिपा रहता है। इसी को इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिख दिए, एक कमांड हैज अ सेकंड पर्सन सब्जेक्ट, यानी यू कौन सा पर्सन होता है डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पर्सन होता है। यू इन द बिगिनिंग व्हिच इज लेफ्ट आउट, यानी बिगिनिंग वही चीज, सेंटेंस के स्टार्टिंग में यू छिपा रहता है, वही चीज इंग्लिश में लिख दिए। मैं बोला कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स से किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें अगला दिया गया है फुल स्टॉप का प्रयोग होगा, यानी इंपरेटिव सेंटेंस रहे या कमांड रहे तो इसके लास्ट में फुल स्टॉप प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देखिए, ओपन द विंडो का मतलब क्या होगा, यू ओपन द विंडो। ओपन द विंडो का मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यू ओपन द विंडो। अच्छा लग रहा हो चैनल तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। जब भी आप अपने YouTube चैनल पे सर्च करेंगे इंग्लिश ट्यूटोरियल बाय सोनू सर, वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको अपने पता चल जाएगा, है ना, कि कितना हम सीख रहे हैं, ये टीचर हमारे लिए सफिशिएंट है कि नहीं, परफेक्ट है या नहीं, आपको पता चल जाएगा। तो आइए, है ना, इसको मैं इरेज करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स फिर फोर्थ काइंड में चलेंगे। आइडियल स्टूडेंट बहुत जल्दी इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। एक्सक्लामेशन कहिए या एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहिए, जिसका मतलब होता है विस्मयाति बोधक वाक्य। विस्मय का मतलब होता है सडन फीलिंग और एक्सप्रेशन। कहता है सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग बाय मींस ऑफ एन एक्सक्लामेशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेशन। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी ऐसे वाक्य जिनसे मन का आवेग, आनंद, शोक, आश्चर्य इत्यादि का व्यक्त हो, है ना, तो उसे एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। बता दिया हमने पहले कि कोई भी चीज अगर जो घर गए अचानक बिना कोई मैसेज के गेस्ट आ गए तो वह मन का भाव बहुत अच्छा लगा, जिससे कि आप ज्यादा प्यार करते हैं। आपका पैसा खो गया, रास्ते में जाते जाते आप किसी दूसरे काम के लिए ले जा रहे थे, आपका पैसा खो गया, तो वो भी सडन फीलिंग एक्सप्रेशन होगा आपको, है ना। रास्ते में चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत बुरा हो गया, तो वो भी सडन फीलिंग और एक्सप्रेशन है। एग्जांपल से क्लियर करते हैं, हाउ टॉल श्रेष्ठ सुमन इज। तो वंडर वाली बात है कि यानी श्रेष्ठ सुमन कितना लंबा है। अलास ही इज डेड, हाय वह मर गया। यानी अलास का प्रयोग जो होता है, अलास का वो प्रयोग होता है आपका सौरों के लिए।
फिर कहता है हाउ क्लेवर द क्रू इज, कौवा कितना चालाक है। तो एडमायरेशन यानी प्रशंसा हो रहा है आपका, है ना। फिर वी हैव वन, है ना, हम लोगों ने जीत लिया, ये जॉय का फीलिंग हो रहा है आपका। तो कहता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स और एक्सप्रेशन, है ना, चाहे किसी भी कंडीशन में सरप्राइजिंग वाला चीज होता है, जो चीज आप नहीं जान रहे हैं वही चीज आपका हो गया आपके साथ, तो वो सडन फीलिंग और एक्सप्रेशन होता है। एक्सक्लेमेशन का मतलब जो होता है विस्मय, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य से भरा हुआ, फुल ऑफ वंडर्स, फुल ऑफ सरप्राइजेज। नोट में देख लीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में हमेशा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य लगा रहता है। अगर जो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं दीजिएगा आपका गलत हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद लास्ट हम लोग करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, फिर हमारा सेंटेंस का पूरा पढ़ाई खत्म हो जाएगा, फिर आप कोई भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो प्लीज आप अगर जो अभी भी चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ये चैनल आपको एक से बढ़कर एक, है ना, टॉपिक वाइज आपका वीडियो अपलोड करके देगी। फिलहाल जो लॉकडाउन के सेशन में फिर लाइव क्लास में आपको जो क्वेश्चंस पूछने रहेंगे आप पूछेंगे, मैं बिना हिचकिचाहट के आपको जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे सब्सक्राइबर इस पे आ जाए और बहुत सारे स्टूडेंट्स बढ़ जाए, ताकि हम लोग इंकरेज होकर चैनल को और बढ़िया करने का प्रयास करें, है ना। थैंक्स लॉट डियर, इसको जल्दी हम मैनेज करते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस के काइंड्स का लास्ट काइंड्स आपके बीच आ गया है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना, जो कि चैनल को देख रहे हैं, आप इस चैनल पे बिलीव कर रहे हैं। वैसे स्टूडेंट्स का देखते हैं कि अब वाचिंग टाइम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, यानी करने के बाद आप जो है धीरे धीरे इस चैनल की तरफ झुकाव अपना बढ़ा रहे हैं। आपके लिए अच्छा होगा डियर स्टूडेंट्स, मैं वादा के साथ कहता हूँ ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो लास्ट काइंड है ऑप्टेटिव या ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है इच्छा बोधक वाक्य, डिजायर जिसको बोलते हैं, इच्छात्मक बोलते हैं। The sentence which expresses a wish or prayer or desire is called an optative or an optative sentence। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस वह होता है, वैसा वाक्य होता है जिससे किसी को वरदान, ब्लेसिंग जिसको बोलते हैं, या अभिशाप दिया जाता है, अभिशाप का मतलब कर्स जिसको बोलते हैं, या किसी की आराधना की जाती है, प्रे जिसको बोलते हैं, है ना, या कोई इच्छा प्रकट की जाती है जिसको विश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? विश बोलते हैं। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है विश, इच्छा, प्रे आराधना, प्रार्थना, ब्लेसिंग वरदान या आशीर्वाद, और कर्स हो गया आपका अभिशाप हो गया। कर्स क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? अभिशाप, इसको बुराई उसके प्रति सोचना। जैसे मे दे लीव लॉन्ग, ब्लेसिंग हो गया यानी वे लंबे समय तक जिए। गॉड सेव द किंग, प्रार्थना भी हो रहा है, ये बीच को प्रे भी कर सकते हैं, है ना। अब रहता मे गॉड, है ना, मे गॉड सेव द किंग, तो वो श्योर हो जाता कि आपका प्रे हो जाता, लेकिन यहाँ सिर्फ गॉड सेव द किंग, है ना, भगवान के राजा की जान बचा लें तो विश हो गया। वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर, ये भी इच्छा है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो ये भी विश है आपका। फिर कहता है मे गॉड ग्रांट यू ए चाइल्ड, भगवान तुमको एक बच्चा दे, भगवान तुमको एक बच्चा दे, ये ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है आपका, वरदान है आपका। फिर कहता है मे यू डाई, तुम मर जाओ, तो मर जाओ कर्स हो रहा है। कर्स का मतलब इसको हम लोग अभिशाप बोलते हैं। कर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अभिशाप बोलते हैं। तो ज्यादातर सेंटेंस जो होता है ऑप्टेटिव वो लगभग मे से स्टार्ट होता है और इसमें भी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। देख रहे हैं जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं सबके लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे चैनल के साथ जुड़े हैं, इंग्लिश ट्यूटोरियल बाय सोनू सर, है ना। बहुत लंबे दिन से ये चैनल नहीं है, मात्र अभी 10 से 12 दिन हुए हैं इस चैनल के स्टार्ट हुए डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो इस चैनल पे आप जो भी चैप्टर सर्च करना चाहें इंग्लिश, है ना, ट्यूटोरियल बाय सोनू सर करें, या जो भी आप देखना है टेंस पार्ट 1, टेंस पार्ट 2, टेंस पार्ट 3, टेंस पार्ट 4, टेंस पार्ट 5, वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, एम्फैटिक बाय सोनू सर, जो भी आप सर्च करेंगे आपका आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। किन्हीं को दिक्कत है तो नंबर मैं अपना दे देता हूँ 9570
340171। मैं डरता नहीं किसी से, है ना। मैं ये नहीं है कि चैनल स्टार्ट किया हूँ और पैसे लेके भाग जाऊँ, पैसा तो आपसे मांगा नहीं जा रहा है डियर स्टूडेंट्स। इसलिए किन्हीं को कोई दिक्कत हो नंबर भी मांग लेते हैं कमेंट में, तो मैं बोल दे रहा हूँ 9570340171। और इस प्रकार से सेंटेंस और इसके काइड्स के जो है चैप्टर आपका समाप्त होता है डियर स्टूडेंट्स। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वही सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी। मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आप चैनल को शुरू से लास्ट तक देखें, और चैनल अच्छा लग जाए तो आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एक से बढ़िया और एक टॉपिक का विश्लेषण आपको मिलेगा। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, वी विल अगेन विजिट इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स अ लॉट। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love